गाइज वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के बारे में जो भी आर्टिकल्स है वो किसके अंडर आता है, बिटवीन 52 से 78 तक, और ये मेंशन किया गया है पार्ट 5 में। तो 52 से 78 तक, आर्टिकल 52 टू 78 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव को। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सब आते हैं, इनको बोला जाता है यूनियन एग्जीक्यूटिव। एंड प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द हेड ऑफ द स्टेट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर, और हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट। एंड प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही इज ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट्स के पास जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो उसको यूटिलाइज करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो अपने पावर, एग्जीक्यूटिव पावर्स को यूज करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये 42nd अमेंडमेंट के बाद ये ऑब्लिगेटरी हो गया प्रेसिडेंट के ऊपर कि उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा। और प्रेसिडेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको 35 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। ही शुड बी एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के मेंबर होने के लिए वो एलिजिबल होने चाहिए। और एंड ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मीन्स उनके पास कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट। और ये प्रेसिडेंट हो सकते हैं, पहले से ही प्रेसिडेंट रह सकते हैं, फिर दोबारा वो इलेक्ट हो सकते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, और गवर्नर ऑफ एनी, किसी भी स्टेट के गवर्नर हो सकते हैं, और किसी भी यूनियन और स्टेट के मिनिस्टर भी हो सकते हैं। फिर आता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। ये किसमें मेंशन है? आर्टिकल 54 एंड 55 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में मेंशन किया गया है। द नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट must be subscribed by at least 50 electors as proposer and 50 electors as seconder, means 50 electors, चाहे वो लोकसभा से हो, राज्यसभा से हो, टोटल मिला के 50 फास्ट प्रेफरेंस देंगे कि ये हमारा प्रेसिडेंट होना चाहिए, और 50 इलेक्टर्स उनको सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए, मीन्स टोटल 100 मेंबर्स होने चाहिए, ताकि ये वो बोलें कि ये हमारे प्रेसिडेंट के लिए ये हमारा कैंडिडेट है। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक, जितने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो भी खड़े होंगे, इस कैंडिडेट हैज़ टू मेक ए डिपॉजिट ऑफ 15,000 इन आरबीआई, उनको आरबीआई में 15,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा। द सिक्योरिटी डिपॉजिट इज लायबल टू बी फोर्टिफाइड। अगर ये कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे प्रेसिडेंट के लिए, 2-3 जितने भी खड़े होंगे, अगर टोटल जितने भी वोट कास्ट होंगे उनमें से अगर 1/6 वोट भी उस कैंडिडेट को नहीं मिला तो उनका 15,000 उनको वापस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज, मीन्स वो डायरेक्ट इलेक्शन, ऐसे जैसे इलेक्शन होता है ऐसे नहीं होगा। इनडायरेक्टली इलेक्टेड मीन्स जो भी लोगों द्वारा चुने गए जो भी कैंडिडेट है वो उनको इलेक्ट करेंगे। तो ये है इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा हमारा प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। indirectly elected through electoral college consisting of elected members of both the house of the parliament, मीन्स जिनको हमने वोट दिया होगा, तो ये जो भी इलेक्शन से जीते होंगे वही मेंबर ही प्रेसिडेंट को चूज सकते हैं, ना कि जो भी नॉमिनेटेड मेंबर उसमें नहीं रह सकते। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस, मीन्स लोकसभा राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स है वही रहेंगे। एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के जितने मेंबर्स वो भी रहेंगे, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स है। नो नॉमिनेटेड मेंबर्स, जैसे कि राज्यसभा में, लोकसभा में कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स है जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, तो ये लोग उनमें नहीं रह सकते प्रेसिडेंट इलेक्शन में। According to the 17th Amendment Act 1992, the expression states पहले यूटी को नहीं कैलकुलेट करते थे, बट आफ्टर 70th अमेंडमेंट के बाद दिल्ली एंड पुडुचेरी को एज ए स्टेट कैलकुलेट किया गया, और इनके जो भी मेंबर है, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है, वो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं। बट
लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकते, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी ओनली 6 स्टेट में है। जब लेजिस्लेटिव काउंसिल सारे स्टेट्स में बन जाएंगे उसके बाद वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स उनमें पार्ट ले सकते हैं। अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन कौन से स्टेट में है, जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये 6 स्टेट में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है। जब सारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाएंगे तो उसके बाद ही ये लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं। The total voting strength of the parliament is equal to the total voting strength of all the state assemblies together. There is uniformity in the representation of different state, uniformity रहती है at the presidential election according to the population and the total number of elected member of the legislative assembly of each state. ये फॉर्मूला दिया गया है कि किसके एमएलए के वोट को कैसे वैल्यू दिया जाएगा। एक हर एक एमएलए के अलग अलग वैल्यू होती है, जैसे जिस स्टेट के पॉपुलेशन ज़्यादा है उनके स्टेट के एमएलए की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो क्या फॉर्मूला है, ये यूनिफॉर्मिटी के लिए दिया गया है कि जितने जैसे कम किसी स्टेट में कम पॉपुलेशन होगा पर उनको ज़्यादा अगर उनको वैल्यू दिया जाएगा तो ये सही नहीं होगा। इसलिए वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए कैसा डिसाइड होता है, स्टेट पॉपुलेशन, पहले स्टेट पॉपुलेशन, फिर 1000 इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए ऑफ दैट स्टेट। जैसे अगर कोई छोटा स्टेट है सिक्किम वगैरह, अगर उसमें 7-8 एमएलए जो होंगे तो स्टेट पॉपुलेशन के साथ फिर अगर 7-8 हुआ तो 8000 डिवाइड किया जाएगा, तो इससे निकल आएगा उस सिक्किम के एमएलए का वैल्यू ऑफ वोट। ठीक है। On the basis of the above formula, the value of vote of an MLA from UP has the highest value and that from Sikkim has the lowest value. क्योंकि MLA यूपी के MLA में यूपी में ज़्यादा पॉपुलेशन है इसके लिए उनके MLA का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, सिक्किम में कम पॉपुलेशन है इसलिए उनके MLA का वैल्यू कम रहेगा। इस हिसाब से MLA का वोट का वैल्यू कैलकुलेट होता है। फिर वो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी कैसे कैलकुलेट होता है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स, जितने भी एमएल टोटल 7-8 थाउजेंड एमएलएज होंगे उनके टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स, फिर उसको डिवाइड किया जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, जितने भी लोकसभा राज्यसभा टोटल मिला के, तो इनको डिवाइड किया जाए टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएज विथ जितने भी लोकसभा राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी राज्यसभा में 2 है एंग्लो इंडियंस जो भी प्रेसिडेंट चुनते हैं, और लोकसभा में 12 मेंबर्स जिनको प्रेसिडेंट चुनते हैं, उनको छोड़ के बाकी जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको ऐड किया जाएगा, फिर उसको डिवाइड करके आएगा वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी। The 1971 census is currently under consideration. मीन्स 1971 में जितने ही पॉपुलेशन थे उस हिसाब से अभी भी MLAs का वोट कैलकुलेट किया जा रहा है and MP का also. The election is the presidential election is held through the system of proportional representation by means of the single transferable vote by secret ballot. मीन्स जैसे अगर 3 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रहेंगे तो अगर किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस 1 दिया गया, कि कोई जितने भी एमएलए हो एमपी हो, किसी अगर जिनको जो उनका फेवरेट है उनका कैंडिडेट है उनको 1 देके, जो भी थोड़ा सा उनसे नीचे है तो उनको 2, उनको 3, तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए कितने मेंबर्स उनको फर्स्ट 1 चूजते हैं, अगर वो इलेक्ट नहीं हुआ तो उनके जितने भी जिन्होंने भी 1 को सिलेक्ट किया था उनको हटा के फिर सेकंड प्रेफरेंस किनको दिया गया है, सेकंड जो भी कैंडिडेट अगर उनको ज़्यादा वोट मिलता है फर्स्ट वालों से तो इनका वोट भी इनके साथ ऐड किया जाएगा। तो ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इस हिसाब से जो भी कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट मिलता है इज कंसिडर्ड एज इलेक्टेड। इट वॉज पॉइंटेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसमें कहा गया कि जबकि एक सिंगल कैंडिडेट को इलेक्ट करना है तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है, इसे कॉन्स्टिट्यूशन में जब असेंबली में ये कहा गया। पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा वी हैव प्रोवाइडेड 1 सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन विच कि हमें लास्ट कैंडिडेट मिलना चाहिए हु गेट्स व्हाट इज कॉल्ड ए कोटा।
तो हमें जैसे सिंगल लास्ट तक ये प्रोसेस चलना चाहिए ताकि हमें सिंगल पर्सन मिले। दिस मेथड ये है, दिस मेथड he said was adopted so that the minorities will have some hand and some play in the election of president। फिर इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बारे में मेंशन किया गया है। द बैलेट ऑफ द कैंडिडेट सिक्योरिंग लीस्ट नंबर ऑफ फास्ट प्रेफरेंस वोट्स। अगर किसी को फास्ट प्रेफरेंस दिया गया पर वो कम वोट मिल रहा है, जैसे भी फास्ट काउंट किया गया किसी पर्सन को पर उनको फास्ट प्रेफरेंस में कम वोट मिला है, तो उनको हटा के उनके वोट को जो सेकेंड प्रेफरेंस, जिन्होंने भी उन लोगों को उनको फास्ट प्रेफरेंस दिया गया है, सेकेंड प्रेफरेंस में किसी को ज़्यादा मिल रहा है तो उनके साथ उनके वोट को ऐड किया जाएगा। This process continues until a candidate with a requisite quota emerges। मीन्स जब तक लास्ट कैंडिडेट नहीं मिल जाता तब तक ये प्रोसेस चलता है। तो द कैंडिडेट हु रिसीव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स ऑन द फर्स्ट काउंट इज नॉट नेसेसरीली द फाइनल चॉइस। लास्ट काउंट तक जाना पड़ेगा। दिस प्रोसीजर एंश्योर दैट प्रेसिडेंट इलेक्ट हैज एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी बिहाइंड हिम। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एब्सोल्यूट मेजोरिटी दिखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरीज ऑल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग। सुप्रीम कौन डिसाइड करता है? जो अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो, डिस्प्यूट हुआ हो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। कैसे? अगर किसी भी कैंडिडेट द इलेक्शन कैन बी चैलेंजेड इन सुप्रीम बाई कोई भी कैंडिडेट अगर इसके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अगेंस्ट जाता है, कोई भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट मीन्स प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, और एटलीस्ट 20 इलेक्टर्स जो भी सपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को 20 इलेक्टर्स होने चाहिए। अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में टाइम अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा अगर कोई भी डिस्प्यूट के लिए, तो उसमें 10 इलेक्टर्स चाहिए, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 20 इलेक्टर्स चाहिए। अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अगेंस्ट जाना है, इनकी कोई डिस्प्यूट हुआ है ये सब, इसके लिए 10 इलेक्टर्स चाहिए। विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अगर कोई भी किसी का भी नाम डिक्लेयर हो गया कि ये प्रेसिडेंट बनेगा, तो उसके 30 डेज के अंदर ही आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करना पड़ेगा। इन द हिस्ट्री ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वी गिरी एक ही पर्सन थे हु ओन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हिसाब से वी गिरी एक ही पर्सन थे जिन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता था इन 1969। इन जुलाई 1977 नीलम संजीव रेड्डी ये थे एक प्रेसिडेंट। उनके टाइम में उनके अगेंस्ट किसी ने भी खड़े नहीं हुए थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के। तो 1977 में नीलम संजीव रेड्डी को प्रेसिडेंस में वो जीते थे एज ए अनअपोज्ड, उनके अगेंस्ट कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। प्रेसिडेंट टेक्स ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस। प्रेसिडेंट किसके सामने ओथ लेते हैं? चीफ जस्टिस के सामने प्रेजेंस ओथ लेते हैं। और इन द एब्सेंस, अगर चीफ जस्टिस नहीं रहते हैं तो इनके एब्सेंस में कोई भी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो रह सकते हैं। टर्म एंड एमोल्यूमेंट। 5-year टर्म फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस। उनका टाइम पीरियड 5 साल का रहता है, 5 year। एंड आर्टिकल 57 कहता है कि हमारा प्रेसिडेंट कितने भी टाइम इलेक्ट हो सकते हैं, वो कितने पीरियड तक रह सकते हैं। ही कैन गिव रेजिग्नेशन, वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं। किसको रेजिग्नेशन देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। प्रेजेंट सैलरी, अभी प्रेसिडेंट का सैलरी कितना है? 5 लाख पर मंथ इंक्लूडिंग अलाउंस एंड एमोल्यूमेंट। पेंशन पेंशन कितना रहता है प्रेसिडेंट का? उनके रिटायरमेंट के बाद 50% ऑफ द लास्ट जो ड्रॉन सैलरी होगा, लास्ट जितना सैलरी मिली होगी उससे 50% उनको मिलता रहेगा एज पेंशन। एंड उनका अलाउंस एमोल्यूमेंट कैन नॉट बी डिमिनाइज्ड। मीन के ये आर्टिकल 59 में मेंशन किया गया है प्रेसिडेंट के अलाउंस को उनको कम नहीं किया जा सकता किसी भी हालात में, जैसे इमरजेंसी वगैरह हो उस टाइम पीरियड में भी प्रेसिडेंट के अलाउंस को कम नहीं किया जा सकता। और प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट ये आता है आर्टिकल 61 में। ये प्रोसीजर है क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। तो इम्पीचमेंट आता है आर्टिकल 61 में, ये क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। अभी तक को किसी भी प्रेसिडेंट को इंडिया में इम्पीचमेंट नहीं किया गया। ही कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। The impeachment procedure can be initiated either राज्यसभा लोकसभा किसी में भी स्टार्ट किया जा सकता है। The charge must come in the form of proposal which must be signed। उसमें किसी भी हाउस में, चाहे इधर लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी हाउस में अगर स्टार्ट किया जाएगा इम्पीचमेंट तो उसके 1/4 मेंबर को उसमें साइन करना पड़ेगा। बिफोर द रिजोल्यूशन कुड बी पास्ड, ये रिजोल्यूशन पास होने से पहले प्रेसिडेंट को 14 डेज से पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा। इफ़ आफ्टर द नोटिस द हाउस
पासेस द रिजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी, जिसे भी हाउस में होगा, अगर ये हाउस में 2/3 मेजोरिटी से ये पास हो गया, नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी से ऊपर से ये पास हो गया दैट हाउस, द मैटर विल बी रेफर टू द अदर हाउस, फिर अदर हाउस को सेंड किया जाएगा। आफ्टर द चार्जेस आर फ्रेंड बाय वन हाउस, द अदर हाउस अदर हाउस फिर इन्वेस्टिगेट करेगा इसमें। एट दैट टाइम प्रेसिडेंट, उस टाइम पे प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ एदर इन पर्सन और थ्रू हिज लॉयर, वो डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को जब ये प्रोसेसिंग चल रहा होगा। इफ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन द अदर हाउस passes द resolution by not less than 2/3 मेजोरिटी अगर नेक्स्ट हाउस में अगर पास हो गया, देन द प्रेसिडेंट स्टैंड ओ इम्पीच्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। सो इस हिसाब से इम्पीचमेंट प्रोसेस चलता है। फिर अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस किसी भी टाइम वैकेंट नहीं रहता, इन केस द ऑफिस फॉल्स वैकेंट ड्यू टू डेथ और रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के हिसाब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं रहते हैं तो चीफ जस्टिस, और चीफ जस्टिस भी अवेलेबल नहीं रहेंगे तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये एक्ट करते हैं आज प्रेसिडेंट। फिर व्हेन एनी पर्सन इज डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर कोई भी पर्सन जैसे वाइस प्रेसिडेंट हो या चीफ जस्टिस हो, कोई भी अगर प्रेसिडेंट के जगह काम करता है, ही एंजॉय ऑल द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, इम्यूनिटीज, एमोलूमेंट, अलाउंस, सब कुछ उनको प्रेसिडेंट के हिसाब से ही मिलता है। द इलेक्शन इज टू बी हेल्ड, अगर प्रेसिडेंट नहीं रहते, उनके जगह कोई भी अगर इंचार्ज रहता है तो उनसे 6 मंथ के अंदर इलेक्शन होके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना पड़ेगा। ओनली वंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जस्टिस एम हिदायतुल्ला वो चीफ जस्टिस थे 1969 में, उस टाइम उन्होंने प्रेसिडेंट का जगह संभाला था, प्रेसिडेंट के काम किया था उन्होंने, तो उस टाइम वो चीफ जस्टिस थे इंडिया के। जस्टिस हिदायतुल्ला इज़ द ओनली पर्सन टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट 2 टाइम्स। 1969 में उन्होंने प्रेसिडेंट का काम संभाला था, उस टाइम वो चीफ जस्टिस थे। फिर 1982 में वो वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, फिर उस टाइम भी इन्होंने प्रेसिडेंट का काम संभाला था। जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ये नाम याद रखना। अब हम जानेंगे प्रेसिडेंट के पावर के बारे में। द प्रेसिडेंट इज एंटाइटल्ड टू ए नंबर ऑफ प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज। ही एंजॉयज पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटी फॉर हिज एक्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। उन्हें कोई अरेस्ट नहीं कर सकता जब वो ऑफिस में हो गए, जब उनका टाइम पीरियड हो 5 साल के अंदर, उन्हें कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड। हाउएवर आफ्टर गिविंग 2 months नोटिस सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकती है उनके अगेंस्ट। और क्या क्या पावर्स है उसमें से पहला है एग्जीक्यूटिव पावर। All the executive actions of the government of India are formally taken in his name। जितने भी एग्जीक्यूटिव काम्स होते हैं, जैसे देश संभलता है, जैसे किस किस को अपॉइंट करते हैं किस किस पोस्ट में, कैसे स्टेट और यूटीज को संभालते हैं, ये आता है एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस टेकन ऑन बिहाफ ऑफ हिज, उनके नाम से ही होता है। ये अपॉइंट करते हैं किसको? प्राइम मिनिस्टर को। ऑल द मिनिस्टर्स, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, Controller and Auditor General, Attorney General, Chief Election Commissioner and other members of Election Commission, and also governors and members of Finance Commission and ambassador जैसे दूसरे कंट्रीज में होते हैं, ये सबको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर द ड्यूटीज थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, वो ड्यूटीज को डायरेक्ट एडमिनिस्टर करता है थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जिस स्टेट में नहीं होते वहाँ पे इनके एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हैं। फिर हम जानेंगे उनके लेजिस्लेटिव पावर के बारे में। लेजिस्लेटिव पावर मीन्स उन कैसे कानून बनता है, पार्लियामेंट है कैसे इम्प्लीमेंट आता है, ये आता है लेजिस्लेटिव पावर के अंडर। ही कैन समन एंड प्रोरोग्यू द सेशंस ऑफ द 2 हाउसेस एंड कैन डिजॉल्व लोकसभा। ये कब किसके अंडर आता है? आर्टिकल 85। समन मीन्स ये लोग जब स्टार्ट होगा तो इसके लिए बुला सकते हैं लोगों को। अभी स्टार्ट होने वाला है ये सेशन, बजट सेशन हो, कभी समर सेशन हो, विंटर सेशन हो, तो प्रोरोगेटिव मीन्स जब 5 साल ख़त्म हो जाएगा तो ये उसको समाप्त भी कर सकते हैं। तो ये पावर होता है प्रेसिडेंट के हाथ, इसे स्टार्ट भी करते हैं और एंड भी करते हैं। एंड ही कैन एड्रेस बोथ द हाउसेस जॉइंटली। जब जॉइंट सेशन होता है तो कौन एड्रेस करता है? प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। ये किसके अंडर आता है? आर्टिकल 108।
ठीक है, आर्टिकल 108 के अंदर आता है जॉइंट सेशन। जैसे सिंगल लोकसभा का चेयरमैन होता है, जैसे सिंगल सेशन होता है अगर लोकसभा में तो उनका चेयरमैन कौन होता है, स्पीकर, एंड राज्यसभा में कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। इसे जॉइंट सेशन होगा तो प्रेसिडेंट प्रिसाइड करेंगे। He addresses the first session after general election and at the commencement of the first session of each year। कौन रहेगा, फर्स्ट स्टार्टिंग भी प्रेसिडेंट ही करेंगे और ईच ईयर के एंड के बाद ही प्रेसिडेंट ही कमेंसमेंट करेंगे। तो ये आता है आर्टिकल 87 में। ही कैन सेंड मैसेजेस टू बोथ द हाउसेस। अगर कोई बिल पेंडिंग रह गया हो तो उसको पास करने के लिए ये दोनों हाउसेस को मैसेजेस सेंड कर सकते हैं कि आप जॉइंट सेशन बुलाओ और ये बिल पास करो। ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग्स। अगर स्पीकर का सीट वैकेंट हो गया हो तो उनके जगह कौन आएंगे, डेप्यूटी स्पीकर। अगर डेप्यूटी स्पीकर की सीट भी वैकेंट है तो वो प्रेसिडेंट के हाथ पावर है, तो वो किसी भी लोकसभा के पर्सन को, जो भी सीनियर पर्सन है उनको अपॉइंट कर सकते हैं आज ए स्पीकर। इन द सेम वे राज्यसभा में भी अगर चेयरमैन का सीट वैकेंट रह गया हो, फिर उसके बाद अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी ना रहो तो वो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से राज्यसभा के किसी भी मेंबर को चेयरमैन बना सकते हैं। ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स टू राज्यसभा। ये 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। ये किसके अंदर आता है, आर्टिकल 81 में। ये 12 मेंबर्स किस एरिया में से बिलोंग करते हैं, ऐसे आर्ट हो, लिटरेचर हो, स्पोर्ट्स हो, फिल्म इंडस्ट्री, इनमें से जो भी बड़े बड़े हस्ती हैं जो अपने इंडिया के नाम बाहर रोशन किया है उनके नाम को वो नॉमिनेट कर सकते हैं। तो राज्यसभा में कितने मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं, 12 मेंबर्स को। ही कैन एनैक्ट लॉज थ्रू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस में अगर कोई भी सेशन नहीं चल रहा है, अगर सेशन चल रहा है तो लोकसभा राज्यसभा मिलके वो लॉ पास करते हैं। अगर उनका सेशन नहीं चल रहा है तो ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट भी लॉ पास करा सकते हैं। इसको बोलते हैं ही एनैक्ट लॉज थ्रू ऑर्डिनेंस। ये किसके अंदर आता है, आर्टिकल 123। दीज ऑर्डिनेंसेस, बट ये ऑर्डिनेंस मस्ट बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक के अंदर इसको पार्लियामेंट में पास कराना पड़ेगा। He lays the report of the Controller and Auditor General, UPSC, the Finance Commission, others जिनके भी रिपोर्ट होते हैं ये पार्लियामेंट, ये बिफोर द पार्लियामेंट ये पेश करते हैं। डिसाइड्स ऑन द क्वेश्चन एज ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ MPs, ये भी डिसाइड करते हैं। ये आर्टिकल 102 के अंदर आता है। ये कंसल्ट करके इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके ये डिसाइड करते हैं। हिज प्रायर रिकमेंडेशन और परमिशन इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस सर्टन टाइप्स ऑफ बिल। कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन परमिशन चाहिए। एग्जाम्पल है बिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, और अल्टर करना हो किसी स्टेट की बाउंड्री, और मनी बिल, ये सब प्रायर परमिशन, इन सब के लिए प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन चाहिए होता है। व्हेन ए बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट आफ्टर इट हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, अगर कोई जैसे बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया फिर वो भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास, तो ही कैन गिव हिज असेंट टू द बिल, वो अपना असेंट दे सकते हैं उस बिल को, विथ होल्ड भी कर सकते हैं, और ही रिटर्न भी कर सकते हैं। बट किस टाइम वो रिटर्न नहीं कर सकते, अगर वो बिल मनी बिल हुआ और कोई भी मनी बिल और एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हुआ तो वो उसको रिटर्न नहीं कर सकते। बाकी केस में वो रिटर्न कर सकते हैं पर रिकन्सिडरेशन के लिए। ऑल्दो ओनली वंस, एक बार ही भेज सकते। अगर दोबारा वो पार्लियामेंट में पारित हो गया फिर उसे नेक्स्ट फिर भेजा गया प्रेसिडेंट के साइन के लिए, तो नेक्स्ट टाइम उनको साइन करना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर होते हैं, वीटो पावर मीन्स जिससे वो इसको रोक सकते हैं बिल को या कोई भी प्रोसीडिंग को। तो वीटो पावर एंजर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव इन वेरियस कंट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 टाइप्स। ये आता है एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर, तो इसलिए हमें अभी वीटो डिस्कस करते हैं। क्या क्या वीटो पावर से अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज के मिला के चार टाइप के वीटोज होते हैं। एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। पर इंडिया में इंडिया के प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है, ये है यूएस के प्रेसिडेंट के पास। दिस इज ओनली विथ यूएस प्रेसिडेंट के पास। और इंडिया के प्रेसिडेंट्स के पास पॉकेट वीटो है पर ये यूएस प्रेसिडेंट के पास नहीं है। तो ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट के पास क्या क्या वीटोज है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो क्या है, एब्सोल्यूट वीटो मीन्स दैट इज विथ होल्डिंग
ऑफ असेंट टू द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, विथहोल्ड कर सकते हैं, इसको मना कर देते हैं, ये है एब्सोल्यूट वीटो। सस्पेंसिव वीटो मीन्स एक बार वो दोबारा कंसिडरेशन के लिए भेजते हैं कि दोबारा ठीक करके भेजो, अगर वो फिर सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया तो इसको बोला जाता है, अगर उनको दोबारा भेजा तो दोबारा उनको साइन करना ही पड़ेगा, इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। और पॉकेट वीटो क्या है? पॉकेट वीटो मीन्स वो बिल ना तो पास करेंगे, ना रिजेक्ट करेंगे, ना उनको वापस भेजेंगे, तो ये इसके लिए पॉकेट वीटो में कोई टाइम लिमिट भी नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। और क्वालिफाइड वीटो क्या है? जैसे लाइक सस्पेंसिव वीटो, अगर दोबारा प्रेसिडेंट ने भेजा रिकंसिडरेशन के लिए तो सिंपल मेजोरिटी से अगर पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा गया तो उनको साइन करना ही पड़ेगा। पर यूएसए में अगर वो दो रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट ने भेजा तो उसको क्वालिफाइड वीटो में अगर उन्होंने दोबारा भेजा रिकंसिडरेशन के लिए तो उसे स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा, मीन्स हायर मेजोरिटी से, उसे बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो, जो कि इंडिया में नहीं है। ठीक है, अब हम जानेंगे एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो मीन्स विथहोल्डिंग द असेंट टू द बिल। नॉर्मली इट इज एक्सरसाइज्ड ओनली इन द केस ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल मीन्स जो भी मेंबर ये बिल लाता है वो कोई मिनिस्टर नहीं होगा, एमपी हो सकता है पर मिनिस्टर नहीं होगा, तो उसे बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। उस टाइम जनरली प्रेसिडेंट ये एब्सोल्यूट वीटो यूज कर सकते हैं। In the case of government bill, a situation may however be imagined where after the passage of the bill and before it is assented to by the president, the minister resign and new council of minister advises the president to use this veto power। तो ये जनरली प्राइवेट मेंबर बिल के केस में हो सकता है, ना कि कोई मिनिस्टर कोई भी पावर मिनिस्टर के केस में। ठीक है, कोई इसको गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। जो अगर कोई मिनिस्टर पेश करता है तो उसको गवर्नमेंट बिल बोलते हैं, अगर जो कोई मिनिस्टर नहीं होगा तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। इन 1954 में प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उस टाइम उन्होंने विथ होल्ड किया था पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल। पेप्सू बिल मीन्स पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये जो बिल था उन्होंने इसको विथ होल्ड किया था क्योंकि उस टाइम इमरजेंसी के टाइम द बिल वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट व्हेन द प्रेसिडेंट्स रूल, इमरजेंसी मीन्स प्रेसिडेंट्स रूल लगा था उस स्टेट में, जो भी स्टेट में, इसलिए उन्होंने विथ होल्ड किया था। ये एक है फर्स्ट टाइम जो एब्सोल्यूट वीटो उन्होंने यूज किया था इन 1954 में। किसने यूज किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, अगेंस्ट द पेप्सू। पेप्सू मीन्स पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो ये था फर्स्ट एब्सोल्यूट वीटो का यूज इंडिया में जब हुआ था। सेकेंड टाइम किन्होंने यूज किया था? अगेन इन 1991 प्रेसिडेंट थे आर वेंकटरमन, उन्होंने यूज किया था 1991 में, आर वेंकटरमन यूज किया था। विथहोल्ड इज असेंट टू द सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इसको उन्होंने विथहोल्ड किया था क्योंकि द बिल वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट विदाउट ऑब्टेन द प्रीवियस रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो भी अगर कोई भी बिल पास होता है, हमने जाना है कि प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन पहले या परमिशन लेना पड़ता है, पर ये उनसे ये जो बिल पास हुआ था तो उन्होंने इसके लिए प्रेसिडेंट से पहले रिकमेंडेशन नहीं लिया गया था, तो इसके लिए उन्होंने एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया था। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पेप्सू, इट वाज अ स्टेट ऑफ इंडिया बिटवीन 1948 एंड 1956 के अंदर। इट वाज क्रिएटेड बाय 8 प्रिंसली स्टेट। क्या क्या थे? पटियाला, जींद, नवा, कपूरथला, फरीदकोट, खालसा, मलेरकोटला एंड नालागढ़। ये थे 8 प्रिंसली स्टेट्स जिनको मिला के पेप्सू बना था। ठीक है, अब जानेंगे सस्पेंसिव वीटो क्या होता है। द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज दिस वीटो व्हेन ही रिटर्न्स ए बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अगर वो रिकंसिडरेशन के लिए देते हैं तो उसको फिर अगर दोबारा वो पार्लियामेंट से पास हो जाता है विथ सिंपल मेजोरिटी, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर प्रेसिडेंट को उनको साइन करना ही पड़ता है, तो इसे बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। इसके लिए वो एक बार रिकमेंडेशन के लिए भेज सकते हैं पर दोबारा इनको भेज नहीं सकते। बट द प्रेसिडेंट डज नॉट पोजेस दिस वीटो इन केस ऑफ मनी बिल। मनी बिल के केस में उनको दोबारा नहीं भेज सकते, उनको साइन करना ही पड़ता है। फिर हम जानेंगे पॉकेट वीटो के बारे में। सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम लिमिट विदिन व्हिच द प्रेसिडेंट इज टू डिक्लेयर हिज असेंट और रिफ्यूजल, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं किया गया कि कितने दिन के अंदर उनको साइन करके देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को।
तो द प्रेसिडेंट कुड एक्सरसाइज दिस वीटो बाय नॉट टेकिंग एनी एक्शन। जब कोई एक्शन नहीं लगते हैं उनको पास दे पट्टा से सेंड किया जाता है साइन करने के लिए, तो ये आता है पॉकेट वीटो के अंडर। इन यूएसए ऑन द अदर हैंड द प्रेसिडेंट हैज़ टू रिटर्न द बिल और फॉर रिकन्सिडरेशन विद इन 10 डेज। यूएसए में है 10 डेज के अंदर ही भेजते हैं ये, पर इंडिया में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इतने दिन के अंदर ही उनको भेजना पड़ेगा। हेंस इट इज रिमार्क दैट द पॉकेट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज बिगर देन दैट ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो ये मानते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट का पॉकेट अमेरिकन प्रेसिडेंट के पॉकेट से ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास टाइम लिमिट नहीं है। इनके पास 10 डेज का लिमिट है यूएसए प्रेसिडेंट के पास, इंडिया के प्रेसिडेंट के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है। इन 1986 में जो प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जेल सिंह, ही एक्सरसाइज द पॉकेट वीटो। उनके पास जब रिकमेंडेशन के लिए राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल भेजा था, तो उन्होंने ना साइन किया, ना रिजेक्ट किया, ना रिकन्सिडरेशन के लिए दिया। तो उस टाइम ये फास्ट यूज हुआ था। इन 1986 में पॉकेट वीटो का यूज हुआ था। फिर आफ्टर 3 ईयर इन 1989, अच्छा ये इन्होंने क्यों विथहोल्ड किया था? द बिल पास्ड बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट इम्पोज उन्होंने रेस्ट्रिक्शन, उनको लगा था ये रेस्ट्रिक्शन है ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड हेंस ही वाज वाइडली क्रिटिसाइज हुआ था ऑल्सो इस बिल के लिए। फिर आफ्टर 3 ईयर इन 1989 द नेक्स्ट प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन ने ही सेंट द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा था, पर उस टाइम जो पार्टी था नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, उन्होंने डिसाइड किया इस बिल को ड्रॉप करने के लिए, तो वो बिल रिजेक्ट हो गया। इट शुड बी नोटेड हियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है उसको प्रेसिडेंट दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं दे सकते, उनको भी जैसे मनी बिल को साइन करना पड़ता है, इसलिए ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को भी उनको साइन करना पड़ता है। ये कब हुआ था, लागू हुआ? ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 को ये ऑब्लिगेटरी करा गया पर प्रेसिडेंट के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को उनको असेट देना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर हम जानेंगे लेजिस्लेटिव पावर के बारे में जाना। अब हम जानेंगे फाइनेंशियल पावर्स क्या होता है। ऑल मनी बिल्स कैन ओरिजिनेट इन पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। जो भी मनी बिल आएगा वो पहले प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। ये आता है आर्टिकल 117 में मनी बिल। नो डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। जो भी ग्रांट्स दिया जाता है हमारे कॉन्टीजेंसी फंड में से जो भी निकाल के ग्रांट दिया जाता है, तो इसके लिए भी पहले प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन लेना पड़ता है। ये आता है आर्टिकल 115 में। ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट एनी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ही अपॉइंट्स फाइनेंस कमीशन। ये फाइनेंशियल पावर्स के अंदर आता है। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर दैट रिकमेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंदर आता है? ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 280। फिर हम जानेंगे जुडिशियल पावर के बारे में। ये अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये सबको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। अगर उनको कोई भी लॉ के लिए, कोई भी चीज़ के लिए अगर वो नहीं समझते तो वो एडवाइस मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। हाउएवर द एडवाइस गिवन इज नॉट बाइंडिंग। ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि वो एडवाइस फॉलो ही करेंगे, वो मांग सकते हैं एडवाइस तो इस चीज़ के लिए, पर ये उनके लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है कि उनको यही करना पड़ेगा। तो ये जो एडवाइस मान सकते हैं ये किसके अंदर आता है? ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। ये आता है आर्टिकल 143 में। एंड द प्रेसिडेंट्स, ये जुडिशियल पावर्स है। द प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर, ये आता है आर्टिकल 72 में। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर है, ये आता है जिसे क्षमा दे सकते हैं, ये आर्टिकल 72 में। क्या क्या पावर है? पार्डन, रिप्राइव, रेमिशन, रिस्पाइट एंड कम्यूटेशन। मीन्स पैटर्न कम्प्लीटली एब्जॉल्व कर, अगर किसी को कोई भी पनिशमेंट दिया गया हो ये कम्प्लीटली एब्जॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो रिहा कर सकते हैं किसी को। तो ये आता है उनका फर्स्ट पार्डन पावर। रिप्राइव पावर मीन्स ए स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग ए प्रोसीडिंग फॉर पैटर्न और कम्यूटेशन। मीन्स स्टे, इसको अगर कोई प्रोसीडिंग चल रहा हो तो उसको ये स्टे कर सकते हैं, ये उनका है रिप्राइव पावर। रिप्राइव कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रिप्राइव। रेमिशन मीन्स कोई भी द पावर ऑफ रेमिशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ सेंटेंस। अगर किसी को 14 साल 15 साल सजा हुआ हो तो इसको ये कम कर सकते हैं, ये आता है उनका रेमिशन पावर। ठीक है, पार्डन में ये बोलते हैं रेमिशन। रिस्पाइट, रिस्पाइट क्या है? द पावर टू ग्रांट रिस्पाइट मीन्स अवॉर्डिंग ए लेसर सेंटेंस। मीन्स किसी को फांसी की सज़ा हुआ हो तो उसको वो कम सज़ा में, जैसे जेल में रहेगा, इसे कम
कर सकते हैं, पर ये कुछ स्पेशल केस में होता है। अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट हो उनको भी सज़ा कम करा सकते हैं, तो ये स्पेशल केस में किया जाता है, इसको बोलते हैं रिस्पाइट। फिर कम्यूटेशन क्या है? इट मेरली सब्सटीट्यूट वन फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट। अगर कोई भी हार्ड पनिशमेंट दिया गया हो तो उसको लाइटर पनिशमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसको डेथ सेंटेंस दिया गया हो उनको 14 साल जेल दे सकते हैं, कुछ कम जेल टाइम पीरियड के जेल में रख सकते हैं, इसको बोलते हैं कम्यूटेशन। फिर है मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर मीन्स ही इज द मिलिट्री पावर, ये है प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। ये हमारे सुप्रीम कमांडर है। ये अपॉइंट करता है चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, सबके चीफ को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। डिक्लेयर्स वॉर, किसी की कंट्री के साथ हमारा वार होगा, अगर ये वार खत्म या पीस रहेगा, तो ये सब कौन डिसाइड करता है? ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। एंड ही डिक्लेयर्स वॉर एंड कंक्लूड्स पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के साथ डिस्कस करके ये फैसला ये लेते हैं, प्रेसिडेंट लेते हैं। डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर्स मीन्स ही रिप्रेजेंट्स कंट्री इन इंटरनेशनल फोरम में, ये हमारे कंट्री को पेश करते हैं, हमारे कंट्री के को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये है उनका डिप्लोमेटिक पावर। ये सेंड्स एम्बेसडर एंड रिसीव्स डिप्लोमाट्स, ये एम्बेसडर भेजते हैं, ये है प्रेसिडेंट भेजते हैं। द इंटरनेशनल ट्रीटी एंड एग्रीमेंट्स दे आर ऑल्सो कंक्लूडेड ऑन हिज बिहाफ, उनके नाम भी होता है सब कुछ, ठीक है। फिर इमरजेंसी पावर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू द प्रेसिडेंट टू डील विथ द इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी पूरा नेशन में लगेगा, तो ये आता है किसके अंडर? आर्टिकल 352 के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल लगेगा, तो ये आता है आर्टिकल 356 के अंदर। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा, ये आता है आर्टिकल 360। प्रेसिडेंट्स रूल में किसी भी स्टेट में, किसी भी एरिया में लगेगा, तो ये आता है आर्टिकल 356। पूरा कंट्री में लगेगा तो इससे होता है नेशनल इमरजेंसी, ये आता है आर्टिकल 352। अगर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है तो ये आता है आर्टिकल 360 में, ठीक है। तो अंडर ये है अंडर 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 161, अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर है। ही ऑल्सो पोजेसेस द पार्डन। अब जब हमने पार्डन पावर सुना, पढ़ा हमने अभी प्रेसिडेंट के बारे में, तो गवर्नर के पास भी होता है। Hence, the governor can also grant pardon, reprieve, respite and remission of the punishment और suspend कर सकते हैं against and commute the sentence of any person convicted of any offense against state law। अगर स्टेट लॉ के अगर सुप्रीम कोर्ट में होता है तो ये सब पावर प्रेसिडेंट के हाथ आता है। बट द पार्डनिंग प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में हो, अगर स्टेट का किसी कोर्ट में हो या कोई हाई कोर्ट हो, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब पावर प्रेसिडेंट के पास आता है। पर गवर्नर के पास ओनली स्टेट में जो भी पनिशमेंट दिया गया हो स्टेट लॉ में, तो वो आता है गवर्नर के अंडर। द प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय कोर्ट मार्शल, मिलिट्री कोर्ट जो भी हो, वाइल गवर्नर ये नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट किसका अगर डेथ सेंटेंस दिया गया हो तो उसको सज़ा माफ़ करा सकते हैं या कम कर सकते हैं, पर गवर्नर के पास अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया हो उनके अगेंस्ट गवर्नर कोई फैसला नहीं ले सकते। बाकी सब जितने पार्डनिंग पावर है वो है गवर्नर के पास, पर ये नहीं है। प्रेसिडेंट के बारे में जितना भी था अब कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।